अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट साइमा मकबूल, आपकी खिदमत में हाजिर लेकर आपके लिए प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर आफियत से होंगे, खुश खरम होंगे। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं और उन मौज़ूआत पे हमारे आए हुए गेस्ट्स का, हमारे आए हुए एक्सपर्ट्स का क्या कहना होता है, उनकी क्या राय होती है, उनके क्या मशवरे होते हैं, उनके क्या ख्यालात होते हैं, वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि बिल्कुल आज भी एहतमाम है इस चीज़ का। आज भी हमने एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आज के प्रोग्राम के रिलेटेड। जी हाँ, आपको बता ही देती हूँ, सस्पेंस में यहाँ पे नहीं रखती हूँ, अब मैंने तो डिस्क्लोज करना ही करना है कि आज का जो स्पेशल टॉपिक है दैट इज़ डाइट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड लैक्टिक मदर्स। जी हाँ नाजरीन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ आए हुए दो गेस्ट्स हैं। बिल्कुल मेरे साथ ही है, तशरीफ फरमा है स्टूडियो में। जी हाँ, चलिए आपको कराते हैं इंट्रोड्यूस हमारे आज के गेस्ट से। तो आपको बता दूं कि मेरी लेफ्ट साइड से तशरीफ फरमा है, ये है डॉक्टर परवीना ऋषि। जी हाँ, आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन ये एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनके साथ ही हैं अस्मा जान। अस्मा जान की बात करें, ये एक डाइटिशियन है। जी हाँ, तो नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पे चाहिए हमें बहुत ज़्यादा बात करनी और हमारी प्रोग्राम में यही कोशिश रहेगी कि जितनी हमारे से हो सके उतनी नॉलेज हम पहुंचाए लैक्टिंग मदर्स के रिलेटेड और प्रेग्नेंट लेडीज़ के हवाले से, कि उनको किस तरह से अपने न्यूट्रिशन का, अपने डाइट का वो जो प्रॉपर चार्ट है, डाइट चार्ट, कैसे उनका बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो उनकी दो जानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा रहेगा ऑब्वियसली वो हमारी डॉक्टर साहिबा जो गायनेकोलॉजिस्ट है उन्हीं से मैं पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, डाइट की मैंने बात की, क्या आपको लगता है कितना ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए डाइट का ख्याल रखना? सबसे पहले थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आपका ये जो आज का टॉपिक है इट्स वेरी नाइस, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये पता होना चाहिए कि उनकी जो नीड्स होती है वो कितना बढ़ जाती है वंस दे गेट प्रेग्नेंट। एग्जैक्टली। एंड वी ऑल नो दैट प्रेगनेंसी इज़ अ गॉड्स गिफ्ट, द बेस्ट गॉड्स गिफ्ट टू अ लेडी। सो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर, बिकॉज एक बेबी पनप रहा होता है, उसकी जो नीड्स होती है, चाहे वो उसके प्रोटीन्स की हो या उसके कार्बोहाइड्रेट्स की हो, एनर्जी, बाकी जो भी उसके अंदर क्या नीड्स बढ़ जाती है, उसको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट शी टेक्स अ बैलेंस डाइट, ताकि उसका बेबी जो अंदर पनप रहा होता है वो अच्छे से डेवलप हो जाए, हेल्दी बेबी हो। बिकॉज हमारा जो आज का मोटिव होता है अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी टू, दैट इज़ व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज़ insisting upon, that we should have healthy baby and healthy mother. So for that matter we have to educate the lady from the beginning regarding her diet. उसको डाइट क्या लेना होता है, उसको पहले 3 महीने में कौन सा डाइट चाहिए, उसको दूसरे अगले 3 महीने, जो उसके अगले 9 महीने में उसका कैसा रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने डाइट लेने की बात की, मुझे लगता है इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता है कि अस्मा हमें इस चीज़ का जवाब देगी बहुत अच्छे से कि क्या आपको लगता है एक प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि पहले 3 मंथ्स में इसके तो ट्रिमेस्टर्स होते हैं, थर्ड एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होते हैं, तो किस तरह से उनको ख्याल रखना चाहिए? अगर हम पहले बात करेंगे, प्रेग्नेंट लेडी को ये देखना है कि उसको अपने लिए नहीं सिर्फ खाना है बल्कि बेबी के लिए भी खाना है। तो क्या करना है, उसकी डाइट ऐसी होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे प्रेग्नेंट लेडी जो है वो वेट उसका कैसा है, क्या वो अंडर वेट में है, क्या वो ओबेसिटी में आ रही है, क्या वो नॉर्मल वेट में है, तो उसका कितना गेन होना चाहिए जिस डेट से उसका कंसीव हो गया अप टू फिर 9 मंथ तक कितना गेन करना है उसको, वो देखेंगे हम उसके वेट के हिसाब से। दूसरी चीज़ हम देखते हैं क्या, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मत ना है उसमें, उसको एनीमिक मत ना है, उसको कोई और डेफिशिएंसी मत ना है, थायमीन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी को, वो देखना होता है। तो उस हिसाब से उसका फिर डाइट बन जाता है। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, वो जो जितना खाती थी उसको थोड़ा इंक्रीज करना है। अब अगर मैं बोलूँगी 500 किलो कैलोरीज इंक्रीज करना है, 300 किलो कैलोरी, ले मैन के लिए उतना पता नहीं होता है। तो क्या करना है, उसको ऐसे समझाना है कि उसको जो कुछ भी खाना है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, प्रोटीन
प्रोटीन उसको हर मील के साथ मिलना ही मिलना चाहिए. इन केस उसका कोई इशू नहीं है, उसका किडनी इशू नहीं है, लिवर इशू नहीं है, तो अगर नॉर्मल है तो प्रोटीन उसको हर मील के साथ मिलना चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट में हो, लंच में हो, डिनर में हो, प्रोटीन हर मील के साथ. अब प्रोटीन कहाँ से आएगा? एग्स है, दाल है, मीट है, चिकन, फिश, वो सारी चीज़ें. तो उसके बाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? अगर मैं शुगर की बात करूंगी वो भी कार्बोहाइड्रेट है. अगर मैं बात करूंगी ब्राउन ब्रेड की या होल व्हीट की, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो कम्प्लेक्स है. कम्प्लेक्स का मतलब होता है कि वो आपके मतलब शूट अप नहीं करता है, ब्लड शुगर नहीं शूट अप करता है, और वो हार्मफुल नहीं होता है. जो शुगर है वो आपके लिए हार्मफुल है. तो क्या करना है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो इंक्रीज करना है. उसके बाद आ जाता है इसको विटामिन एंड मिनरल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए. तो वो सबसे सिंपल किस में मिलेगा इसको? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में. जितना हो सकेगा उतना उसको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा लेने हैं. अब आपने ट्राइमेस्टर्स की बात एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी, क्या ये जो आप बोल रही है, चाहे विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कोई भी न्यूट्रिएंट हो जो एक प्रेग्नेंट लेडी को होना चाहिए अवेलेबल, आप मुझे बताइए क्या ये वैरी करता है ट्राइमेस्टर टू ट्राइमेस्टर कि नहीं, ये सेम जाना चाहिए? अगर हम करेंगे बात पहले ट्राइमेस्टर में, क्या होता है इसको वॉमिट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और मॉर्निंग सिकनेस होती है. तो क्या करना है? पहले ट्रिमेस्टर में ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट करना है, इवनिंग मील जो है वो हैवी करना है. वो क्यों? ताकि इसका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल ठीक रहे, मॉर्निंग में मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा ना हो. और मॉर्निंग में हमेशा क्या करे वो, कुछ ऐसे ले, जैसे ब्रेड टोस्ट ले लिया या नट क्रैकर्स ले लिए या चिप्स बनाए घर पे, वो क्योंकि उसको क्रेविंग्स बहुत चीज़ों की होती है. मॉर्निंग में वो चीज़ ले जो ड्राई हो, ज़्यादा लिक्विड्स ना हो, ताकि उसको जो है मॉर्निंग सिकनेस वो ठीक हो जाए. उसके बाद सेकेंड ट्रिमेस्टर या थर्ड ट्रिमेस्टर में क्या करना है? ब्रेकफास्ट को बहुत हैवी करना है, इवनिंग मील को लाइट करना है. लेकिन मैंने ये बात बोली कि प्रोटीन हर मील में होना चाहिए, जो उसको हेल्प करेगा बेबी के लिए भी. प्लस क्या करना है? कुछ क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेगनेंसी में, कैल्शियम है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन डी है, या मैग्नीशियम है, ये क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं. आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स को टच किया. ये मैं चाहूंगी डॉक्टर साहिबा से पूछना, जैसे आपने बात की डाइट के साथ साथ, हमने एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आप मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इसका जवाब दे सकती हैं. आप बताइए, जैसे हम ट्राइमेस्टर्स की बात की, उनमें प्रॉपर डाइट क्या क्या हमने लेनी है, वो तो वेल अस्मा ने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो क्वांटिटी के हिसाब से हो, क्वालिटी के हिसाब से हो, ये तो वेल डिपेंड करता है, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, यूजुअली क्या होता है डॉक्टर साहब, आप देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जाती है या अपने कंसर्न डॉक्टर जो भी उसका कोई होता है, इन्होंने बात की कैल्शियम, आयरन एंड फोलिक, ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 मेडिसिन हैं, ये तो एक गायनेकोलॉजिस्ट रखती ही रखती है. आप प्लीज बताएं कि इसकी डाइट के साथ क्या इसकी कोई रिलेवेंस है, या हम ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना जरूरी है कि हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये 3 चीजें फोलिक, कैल्शियम एंड आयरन होना ही होना चाहिए. इन्होंने बोला अभी कि हमको एक तो होता हमारी डाइट में होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. जब भी हम फोलिक एसिड की बात करें, आयरन कैल्शियम की बात, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये हमको इनकी सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अब जो हम बात करेंगे फोलिक एसिड या आयरन की, हमने बात की, लेट मी टॉक अबाउट फोलिक एसिड फर्स्ट. फोलिक एसिड अब ये है कि बिकॉज ये हम, क्योंकि इससे बहुत सारे डिफेक्ट्स हो जाते हैं बेबी में डेवलप आफ्टरवर्ड्स, अगर ये अगर डिफिशेंट होगा बेबी में, तो ये है कि वी हैव टू स्टार्ट फोलिक एसिड 3 months बिफोर द पेशेंट कंसीव्स. प्री कॉन्सेप्शनल हमको देना होता है. सपोज अ पेशेंट कम्स, अगर मेरे पास एक पेशेंट आती है, शी इज सेइंग आई वांट टू कंसीव, अब मुझे पता है, और शी इज प्लानिंग टू कंसीव, आई विल गिव हर फोलिक एसिड. मैं इसको बोलूँगी 3 महीने आप खाओ, एंड देन ऑब्वियसली वो कंटिन्यू करेगी. सो दिस इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. अगर ये डिफिशिएंट होगा मदर में, तो इसमें क्या होता है, इसमें इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ विटामिन बी, फोलेट, फोलिक एसिड, इट्स अ सिंथेटिक विटामिन बी. तो ये बहुत ज़रूरी होता है सेल ग्रोथ के लिए. और जब बेबी जब अंदर कंसीव हो गया मदर के अंदर, ये जो फोलेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. जो रैपिड सेल डिवीजन होता है अंदर से सडनली एक सेल से एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है. सो ये जो बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, अगर ये फोलेट उसमें नहीं होगा मदर में, तो बेबी इज़ डिफिशिएंट इन दिस एंड बेबी विल स्टार्ट ग्रोइंग एबनॉर्मली. तो सबसे ज्यादा बड़ा इसमें देखा गया है कि डाइट के साथ साथ इसका होना भी बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्टली दैट इज. तो वो जो उनमें होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, अगर हमने देखा होगा, सुना होगा, उनकी जो स्पाइन होती है उसमें वो छेद से होते हैं, स्पाइन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती है. सो लगती तो हमको ये बहुत ही छोटी चीज़ है, फोलिक एसिड ले दे रहे हैं हम. पेशेंट ऑल्सो थिंक समटाइम्स कि फोलिक एसिड क्या है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है. और कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब लेडीज को लगता है नहीं दी दवाई मैं ये नहीं लूंगी, मैं प्रॉपर डाइट पे ही कंसंट्रेट करूंगी. बट एट द सेम टाइम
یہ میں بولوں گی کہ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا ڈاکٹر, وہ اس کو ایجوکیٹ کرے, بیکاز ہمارا جو پیشنٹ آتا ہے اس کو ہم کو کاؤنسلنگ اینڈ ایجوکیشن از مور امپورٹنٹ, بیکاز ونس شی گیٹس پریگنٹ دیر آر مینی لمیٹیشنس. جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے 3 months میں شی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک مینی میڈیسنز بیکاز اس کو وامٹنگ ہوتی ہے. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو بلڈ اپ دا پیشنٹ بفور شی گیٹس پریگنٹ. ابھی جیسے اگر مجھے لگا پیشنٹ از کمنگ ٹو می, اور آج کل ایجوکیشن لیول بھی ہائی ہے, پیشنٹس آر اویئر, تو وہ آتے ہیں پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس, تو دے سے آئی ایم پلاننگ ٹو گیٹ پریگنٹ, تو آئی ٹرائی ٹو سی ہر ہیموگلوبن لیول, انیمیا تو نہیں ہے اس کو, بیکاز پہلے سے ہی میں اس کی انیمیا لیول, اگر میں اس کو ہیموگلوبن لیول کریکٹ کرتی ہوں, دیٹ از بینیفیشیل ٹو ہر اینڈ می, بیکاز آفٹرورڈز ونس شی از پریگنٹ اوبیسلی وہ لوگ پھر آئرن ٹیبلیٹس لینے میں کتراتے ہیں, کیونکہ ان کو ویسے بھی وہ نوشیا وامٹنگ زیادہ ہوتا ہے, جس کو ہم گیسٹرو انٹسٹینل سمٹمز بولتے ہیں, تو وہ نہیں لے پاتے ہیں. تو باقی جو نے آیوڈین کی بات کی, ہائپوتھائرائڈزم اگر ہم کریں گے بات, تو یہ آیوڈین جیسے ہمارے آیوڈائز سالٹ ہوتا ہے ہمارے میں, وہ ہم لیتے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ ایجوکیٹنگ دا پیشنٹ بفور دا پریگننسی, ونس پریگننسی از اسٹارٹڈ, سو دیٹ شی نوز اباؤٹ آل دس. یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے, فولک کیلشیم, یعنی اپنی جو کنسرن ڈاکٹر ہے آپ کو جو بھی وہ میڈیسنز دیتی ہے, اٹس اوبویس کہ وہ پیشنٹ کی رینج کے حساب, بیکاز ہم کو پتہ ہوتی ہے کہ ونس شی از پریگننٹ دیر آر مینی لمیٹیشنز اینڈ دا نیڈس آر مور. نیڈ اس کی باڈی میں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کی لمیٹیشنز ہے. ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ آئرن ٹیبلیٹس تو پیشنٹ لیتی ہی نہیں ہے. سپوز اگر میرے پاس کوئی آئرن انیمک پیشنٹ ہے, میں اس کو آئرن دے دوں گی, وہ 2 دن کھائے گی, تیسرے دن نہیں کھائے گی, کیونکہ اس کو اسٹمک پین ہوتی ہے, تو شی اسٹاپس ٹیکنگ دیٹ. جی ایسے بہت سارے ایشوز ہیں. جیسے میں بات کروں گی اسما, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے میں بات کروں گی وومٹنگ کا ایک بہت ہی زیادہ ایشو رہتا ہے پریگننٹ لیڈیز کے حوالے سے, جب ہم ان کے بات کرتے ہیں ان کے ریلیٹڈ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا ان کے لیے ان کو کوئی ڈفرینٹ یہ ڈائٹ پلان چارٹ جو ہے ڈائٹ چارٹ وہ کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ بریک فاسٹ ان کا ہونا چاہیے پہلے ہی ٹریمسٹر میں ویسا کہ وہ زیادہ ڈرائی ہو, تاکہ ان کا وامٹ وغیرہ زیادہ نہ ہو, اور دوسرا کہ ان کو ایوننگ میلز بہت ہیوی لینا ہے تاکہ ان کو رات بھر جو ہے بلڈ گلوکوز لیول ڈاؤن نہ ہو. سوری, تو کیا کرنا ہے, اور ان کو 2 small frequent meals لینے ہیں, سوری 2 hourly small frequent meals لینے ہیں پر ڈے, اور جتنا ہو سکے ان کو پھر فلوڈس ایسے لینے ہیں جیسے سوپ کے فارم میں لے لیا, جوس کے فارم میں لے لیا. سوری, ہم بات کر لیجیے. جی ہاں, تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے اب ہم آئیں گے لیکٹنگ مدرس کی اور. لیکٹنگ مدرس کا ایک بہت ہی ایشو رہتا ہے ڈائٹ کے حوالے سے. کیا آپ کا ماننا ہے اس ریلیٹڈ کہ اگر ہم پریگننٹ لیڈیز کی بات کریں, ان کا ویل ڈائٹ چارٹ, وہ تو اسما نے بھی ڈسکرائب کیا, وہ تو آپ نے بھی بولا, ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ان نے آئرن, کیلشیم, فولک وغیرہ جو بھی ان کو پرسکرائب کرتی ہے اپنی کنسرن جو ان کی ڈاکٹر ہوتی ہے, گائنیکالوجسٹ, ہوسو ایور, جو بھی ان کو پرسکرائب کرتا ہے ڈاکٹر اپنا, وہ اچھے سے لیتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیم ہے اگر ہم لیکٹنگ مدرس کی بات کریں؟ اگر ہم لیکٹیشن کی بات کریں گے تو وی ہیو ٹو ٹیل دا پیشنٹ کہ اس کی جو نیڈس ہے نا, یہ یہاں پہ اسٹاپ نہیں ہو گئی کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا, ڈیلیوری ہو گئی, دین نیڈ از اسٹاپ. نو, نیڈ ختم نہیں ہوتی ہے, نیڈ تب تک جاری ہے جب تک وہ لیکٹیٹ کر رہی ہے اپنے بچے کو. سب سے پہلے جو اس کو ڈیفیشنسی ہو گئی ہوتی ہے ڈیورنگ پریگننسی, جیسے اس کو آئرن ڈیفیشنسی ہو گئی, اس کے بہت ساری نیوٹرینٹس چلے گئے اس کے باڈی سے جو بیبی کے اندر چلے گئے, بیکاز شی از ٹرانسفرنگ آل ہر نیوٹرینٹس ٹو دا مدر, اور وہ کم ہو جائیں گے. دین اف شی سڈنلی اسٹاپس, اب اس کو گھر والے بولیں گے اب چلو تیری ڈیلیوری ہو گئی تو اب نہیں, بٹ دا تھنگ از کہ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ دا پیشنٹ کہ اس کی جو باڈی کی نیڈس ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے ڈیورنگ ہر لیکٹیشن, ایٹ لیسٹ فار 6 months. کیونکہ اس کو 6 months تک تو ایکسکلوسولی بریسٹ فیڈ کرنا ہے بیبی کو. ایکسکلوسو بریسٹ فیڈنگ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ اور نہیں دینا بچے کو, صرف اپنا دودھ دینا. مینس یہاں پہ میں یہ مانوں گی کہ جیسے ہم پریگننسی میں خیال رکھتے ہیں ڈائٹ کا یا ان سب نیوٹرینٹس کا, باقی چیزوں کا, وہ اس سے کئی زیادہ مجھے لگتا ہے, تاکہ وہ جو چیزیں اوور کم ہو گئی ہوتی ہیں ان کو اللہ بچائے تاکہ اس کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے, تو وہ اس کو زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے جب وہ لیکٹنگ مدر ہو. ایگزیکٹلی, اس کی باڈی کی نیڈس ختم بالکل بھی نہیں ہو جاتی ہے. has to be taken equally care during her lactational period also, تاکہ وہ بیبی کو اچھے سے فیڈ کر سکے, تاکہ وہ کمزور نہ فیل کرے, بیکاز بیبی کے لیے وہ دودھ, ماں کا دودھ از ویری امپورٹنٹ, تو اس کو وہ دودھ ضروری ہوتا ہے. اگر مدر انیمک ہے, اس کے اندر ہمت نہیں ہے, اس کو کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے, شل بی لیتھارجک, اس کے اندر ہمت نہیں ہے بیبی کو فیڈ کرنے کی, دیٹ مینس کہ وہ خود بھی بیمار پڑ رہی ہے اور بچہ بھی بیمار ہو رہا ہے. تو فار دا ہیلتھ آف دا مدر اینڈ بیبی, اس کا ڈائٹ جو مدر کا ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ان لیکٹیشنل پیریڈ.
And that should be reached that also. has to be addressed, क्योंकि हम लोग उस पे बहुत सारे घरों में उसके ऊपर ध्यान नहीं होता है ज़्यादा. जैसे अगर मैं बोलूँगी प्रेग्नेंट लेडी को 2 अंडे खाने चाहिए इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान 2 दूध के गिलास, the same has to be repeated in her lactational period also. Exactly. तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है जब हम माओं के हवाले से स्पेशली इसमें बात करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अक्सर माओं का यही रहता है इशू कि नहीं दूध नहीं बनता है, मेरे से नहीं हो सकता है, कांट फीड प्रॉपरली माय बेबी. सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? उनके लिए अगर हम देखेंगे डाइट होता है जिसको हम कहते हैं गैलेक्टोगूड्स, जो मिल्क प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाता है, तो सबसे बेस्ट उसमें आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. दूसरा उसमें आता है कैल्शियम रिच फूड्स, जैसे मिल्क हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ज़ीरा हो गया, ज़ीरा सबसे बेस्ट माना जाता है, मिंट हो गया, ऑर्गन मीट है, ग्रहण मांस, बकवट वगैरह जिसको हम कहते हैं वो दे सकते हैं. और जितना हो सकेगा उतना बेबी को क्या करना है, जितना वो सक करेगा उतना मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. और क्या करना है, फ्लूइड्स जब भी बेबी को फीड करना है उससे पहले कम से कम 1 ग्लास फ्लूइड ले, चाहे वो मिल्क के सूरत में लो चाहे वो वार्म वाटर की सूरत में हो, एटलीस्ट 1 ग्लास फ्लूइड मिलना चाहिए तब जाके वो फीड करे. उससे मिल्क प्रोडक्शन भी और ज़्यादा हो. और दूसरा जैसे मैम ने कहा कि लैक्टेटिंग मदर्स को होना चाहिए, हर एक चीज़ उनको मिलना चाहिए. हम क्यों ना बेस बनाए पहले ही एक फीमेल की उन वाले न्यूट्रिएंट्स की जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है. 5 मैं हमेशा बोलती रहती हूँ 5 चीज़ों की बेस बनानी चाहिए फीमेल की, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और फॉलिक एसिड की. इन 5 चीज़ों की बेस पहले ही एडोल्सन में ही बेबी को फीमेल को बनानी चाहिए, ताकि उसका जो साइकिल है वो जाती है प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, मीनोपाज में जाती है, वो सारा कुछ उसका ठीक रहे अगर उसकी बेस उसकी स्ट्रॉन्ग रहे. तो यहाँ पे मैं इन्हीं बातों को टच करते हुए आप लोगों से जानना चाहूँगी, डॉक्टर साहिबा से मैं फर्स्ट जानना चाहूँगी कि जैसे ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, एक इशू रहता है एक मदर की जब हम बात करते हैं. आपने कहा कि प्रेगनेंसी एज वेल एज लैक्टिंग मदर जो भी हो उनको स्टार्ट से ही अगर हम प्रॉपर वो जो उनका चैट है डाइट का वो उनको फॉलो करने की कोशिश करें तो उससे क्या होता है, कभी कभार किसी का वेट भी गेन होता है तो शी फील्स लाइक नहीं शायद मेरी फिजिकल अपीयरेंस पे कोई असर ना पड़ जाए, तो जिस वजह से वो जो अपने बेबी को भी अच्छे से फीड नहीं कर पाती है. तो ये सोच किस हद तक सही है, आपसे जानना चाहेंगे मैम. ये सोच इट्स अ मिथ, आई से ये सोच बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इसमें दोनों का फ़ायदा होता है. अगर सपोज मदर फीड करती है बेबी को, उसमें बेबी का भी फ़ायदा है, मदर का भी फ़ायदा है. पहले हम बेबी के फ़ायदे की बात करेंगे. बेबी का फ़ायदा इसमें है कि बेबी को सबसे पहले जो कोलेस्ट्रम होता है, वो जो पहले वाला दूध निकलता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बेबी के लिए. वो इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है बेबी के लिए, वी कैन से कि बेबी को इन्फेक्शन से बचा सकता है लाइफ लॉन्ग. और हमने ये भी पढ़ा है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन लेटर ऑन जो बेबी में हो सकती है, वो बेबी को अगर ये दूध मिलेगा तो उससे बेबी बच जाता है. तो कोलेस्ट्रम जो होता है और बाकी. और अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि जब हम हाइंड मिल्क की बात करें, हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, फिर हम बोलते हैं फोर मिल्क, फिर हाइंड मिल्क, हम बोलते हैं गोड़ दूध जो पहले निकलता है, फिर उसके बाद जो निकलता है. सपोज कभी कई दफ़ा होता है कि मदर को क्रैक निपल्स होते हैं, क्रैप निकल्स होते हैं, तो हम उनको वो बोलते हैं हमें क्या करना है इसके लिए. जो हाइंड मिल्क होता है, जब उसने बेबी को फीड किया, पूरा ब्रेस्ट उसने खाली किया उस साइड से, फिर जो दूध के थोड़े से वो उसके ड्रॉप्स निकलते हैं, वो अप्लाई करेगी वो हाइंड मिल्क ऑन द क्रैक निपल. मतलब वो इतना एंटीबैक्टीरियल इसको इफेक्ट होता है कि क्रैक निपल्स हील हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट हाइंड मिल्क. तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इसमें कितना एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है. अगर ये बेबी पिएगा ये दूध तो कितना इफेक्टिव है. अब हम आएंगे और प्लस बॉन्डिंग, जो अगर मदर फीड करती है बेबी को, तो बॉन्डिंग कितनी होती है उनकी, द लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग. अगर हम मदर की बात करेंगे, मदर को सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि अगर हम वेट, वो बोलेगी फिगर मेंटेन नहीं हो रही है. स्टडीज ने दिखाया है, बहुत इशू रहता है ना आजकल. स्टडीज ने ये दिखाया है कि वेट लॉस ज्यादा होता है उन मदर्स में, रैपिड वेट लॉस जो फीड करती है, जो फीड करती है. दूसरा ये है कि उनमें ये देखा गया है कि उनको लेटर ऑन प्रेगनेंसी लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं. सो मुझे लगता है ये सबसे बहुत बड़ा फायदा हम मान सकते हैं. तो ये सब बाकी जो हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बचाता है मदर को, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ये पॉइंट है. ये आप प्लीज, मैं चाहूंगी फिर से आप रिपीट करें हमारे नाजरीन के लिए. जो ब्रेस्ट फीडिंग है उनसे एक माँ किस चीज से बच सकती है? एक तो
ریموٹائڈ آرتھرائٹس, Okay. آسٹیوپوروسس لیٹر آن ان لائف. Okay, ma'am. اس کے بعد یہ میں نے بولا اوویرین کینسر, بریسٹ کینسر, مجھے لگتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی بینیفٹ ہم نہیں بول سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ویٹ لاس بھی جلدی ہو جاتا ہے. اگر کوئی مدر سوچے گی کہ میرا ویٹ گین ہو گیا, میں بچے کو فیڈ کروں گی, مجھے مطلب فگر مینٹین نہیں ہوگی, بٹ دا اسٹڈیز ہیو شون کہ ان میں فگر مینٹین زیادہ جلدی ہو جاتی ہے, مطلب ویٹ لاس زیادہ جلدی ہو جاتا ہے while if they are breastfeeding the baby exclusively for 6 months and then later on for 2 years. مطلب 2 سال تک پھر ان کو بریسٹ فیڈ وہ کر سکتے ہیں, لیکن پھر ایڈیشن میں کچھ اور بھی دینا ہوتا ہے بیبی کو, مطلب جو گھر میں فوڈ وغیرہ بنتا ہے, لیکن ایکسکلوسیو 6 months کے لیے بریسٹ فیڈنگ. تو دس از ویری امپورٹنٹ. یہ تو مجھے لگتا ہے دس شوڈ نیور بی. اور یہ ڈاکٹرس کا, ہر ایک ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے, ڈائٹیشنس کا, ایون کاؤنسلرس کا, کہ جب ہمارے exactly the patient once she comes to the OPD we have to counsel at the same time. میں اس کو counsel کر رہی ہوں regarding her pregnancy journey of 9 months, and at the same time میرا فرض بنتا ہے کہ I will counsel her for the breastfeeding later on and the benefits, so that I will prepare her mentally for the breastfeeding. اس کا کام ادھر ہی ختم نہیں ہوتا ہے کہ she delivers the baby and leaves it. اور جو ہماری آج کل کی ورکنگ لیڈیز ہوتی ہے, مطلب ہم کو کم ٹائم ملتا ہے. اب یہ بھی ہے کہ we can even store the food in the I mean the breastfeed ہم ایکسپریس کر کے ہم اس کو اسٹور کر سکتے ہیں, and then we can feed the baby. That is it means اب breast feed کے بینکس بھی شروع ہو گئے ہیں فارن کنٹریز میں, مطلب they can store. اور فارن کنٹریز میں تو اب ورکنگ لیڈیز کو یہ بھی مطلب اب فیسلٹیز ہے کہ دے کین کیری دیئر بیبیز ٹو دا آفس اینڈ دین بریسٹ فیڈ. دیٹ از بیکاز اٹ از سو امپورٹنٹ فار دا مدر اینڈ چائلڈ ایز ویل ایز فار مدر. تو اسما آپ سے جاننا چاہیں گے, جیسے ہم بات کریں گے, آپ نے خود بھی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات چھیڑی, پریگننسی میں یوزولی کیا ہوتا ہے, کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس یہ شکایت لے کے جاتا ہے. ویسے مجھے لگتا ہے اکثر آج کل ایسا ہی ہوتا ہے, کسی کو کوئی بی پی ریلیٹڈ ایشو ہوتا ہے, کسی کا تھائرائڈ ریلیٹڈ کوئی, یا کوئی ڈائبٹک ہوتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ سے ڈائٹ پلان چارٹ ہے؟ اگر دیکھیں گے کہ ابھی کشمیر کی بات کریں گے, جسٹیشنل ڈائبٹیز زیادہ ہو رہا ہے, مطلب پریگننسی میں یا تو بلڈ شوگر ہائی رہتا ہے, یا تو تھائرائڈ کے ایشوز زیادہ رہتے ہیں, یا تو بی پی زیادہ, یا کانسٹیپیشن, یا کسی کا کیا ہو جاتا ہے ہارٹ برن زیادہ ہوتا ہے, ریفلیکس زیادہ ہوتا ہے. تو ان کو اسی حساب سے ان کا ڈائٹ پلان بنتا ہے. اگر ہم بات کریں گے اس کی ڈائبٹک کے بارے میں بات کریں گے, شوگر تو پہلے اوائڈ کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا ان کا کیا ہونا چاہیے, ہائی فائبر ڈائٹ ان کو ملنا چاہیے, چاہے ان کا بریک فاسٹ ہو, لنچ ہو, ڈنر ہو, فائبر ان کو اچھے سے ملنا چاہیے. اور دوسری بات کیا کرنا ہے, ہر میلز کے بعد جیسے 5 منٹ 10 منٹ ہو گیا, تھوڑا سا ہلکا سا واک کرنا چاہیے. اور یہاں پہ ایک اور چیز میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں پیشنٹس جو ان کو گائنی بھی نہیں کرتی ہے ایڈوائس ریسٹ کے لیے, وہ اتنا بیٹھتے ہیں پریگننسی میں وہ ہلتے بھی نہیں ہیں, ان کا ویٹ اور بڑھ جاتا ہے, ان کو اور زیادہ ایشوز ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات ہے, بہت سارے اوبیس پیشنٹ ایسے ہیں, اوبیس لیڈیز ایسی ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, ان کو ہائی بی پی ہو سکتا ہے, اوبیسٹی کی وجہ سے کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے, تو اس حساب سے ان کا ڈائٹ پلان بھی بن جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, اب ہم اسی حوالے سے اور میں اس کو ٹچ کرنا چاہوں گی, جیسے ہم نے بات کی وومٹنگ کا ایک بہت بڑا ایشو رہتا ہے, اور ایک تو ہو گیا وومٹنگ کا, دوسرا یہ کہ جو ہم ڈائٹ کے ساتھ ساتھ یا ہمارے جو باقی نیوٹرینٹس یا جو میڈیسنس ہو, چاہے آئرن کی ہم نے بات کی, فولک کی بات کی, کیلشیم کی بات کی, اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی, آپ نے خود بھی کہا گیسٹرک پرابلم رہتا ہے, یا کوئی اور کانسٹیپیشن رہتا ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, یا ان سب چیزوں کے بغیر بھی کسی کو معمولی سر درد ہو گیا, تو وہ ایگزیکٹلی وہ اس کا پین کلرز کا یوز کرتی ہے, کیا اس دوران میڈیسنس کا لینا صحیح ہے, غلط ہے؟ میڈیسنس کا لینا اسپیشلی جب ہم پین کلرز کی بات کرتے ہیں, میڈیسن کوئی بھی وداؤٹ پرسکرپشن آف دا ڈاکٹر لینا بہت ہی زیادہ مضر ہے بیبی کے لیے اینڈ مدر کے لیے بھی, موسٹلی فار دا بیبی, کیونکہ مدر جو بھی کچھ کھاتی ہے پلاسنٹا کے تھرو یہ سارا کچھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے مدر بیبی میں. سو مدر جو بھی کچھ اس کو لگتا ہوگا کچھ مجھے اب میں نے پین کلر لیا, مجھے کوئی اس میں مجھے ہیڈ ایک ختم ہو گیا یا کچھ, تو اس کی وجہ سے اس کی بیبی میں پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں. سو اگر مدر پین کلر لے گی ایٹ دا کاسٹ آف ہر بیبی تو پھر اس کی مرضی ہے, بٹ شی ہیز ٹو بی ایجوکیٹڈ. اور یہ سارے جو ہمارے میڈیکل پریکٹیشنرس ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ اف اے لیڈی از اے پریگننٹ لیڈی, اس کو بولنا ہے کہ آئی ول ناٹ گیو یو اینی میڈیسن وداؤٹ دا پرسکرپشن آف دا ڈاکٹر, کیونکہ لیٹ پریگننسی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہم انڈومیتھسر ایک یہ ہے یا باقی کچھ پین کلرس ہے, اگر وہ لیٹ پریگننسی میں پیشنٹ لے لے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ بیبی کے ہارٹ میں
प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो जो पेशेंट को पता नहीं होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. मुझे लगता है कि पेशेंट को इतना एजुकेट करना है कि शी विल नॉट टेक एनी अदर मेडिकेशन अदर दैन विच इज़ गिवन बाय द डॉक्टर, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो दे शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी. तो अस्मा, फिर से मैं आपकी ओर आना चाहूँगी. जैसे हमने बात की, अब तो भाई हमने डाइट लेना है, तो ओब्वियसली हमारा वेट तो बनता है, वेट गेन तो होगा ही होगा. फिर इसको ओवरकम करने के लिए, फिर इसको चाहे हम बात करें, उसका लेक्टिंग पीरियड भी ख़त्म हो गया, बच्चा भी बड़ा हो गया, लेकिन वो जो उसकी माँ जो ओबीज हो गई होती है, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जो है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या ऐसा कोई डाइट का हमें ख्याल रखना चाहिए? क्या करना है, सबसे पहले ब्रेस्ट फीड तो करना ही करना है उसको 2 साल के लिए, वो बहुत हेल्प करेगा उसको वेट कम करने के लिए. दूसरा, एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करनी है, जो यहाँ पे नहीं करते, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करनी है उसको, ठीक है. और तीसरा क्या करना है, जितना हो सके उतना फैटी चीज़ें बहुत अवॉइड करनी है, जो यहाँ के उल्टा ही करते हैं, यहाँ बहुत फैट खाते हैं आफ्टर डिलीवरी, यहाँ पे बहुत मीट खाते हैं. ये थोड़ा ब्रीफली मुझे बताएं कि किन किन चीज़ों से चाहिए परहेज करना. क्या करना है, सबसे पहले ओट्स ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, उससे वेट कम हो जाएगा. नट्स मिलते हैं हमें इजीली अवेलेबल, जैसे आलमंड है, वॉलनट है, वो वेट कम करता है. जिंजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, जो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा. वो जिंजर है, वो दालचीनी है, वो लेमन है, हनी ले सकते हैं इनके डायबिटिक नहीं है. और जितना हो सके उतना फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ले, और जितना हो सके उतना ग्रीन लीफी बहुत ज़्यादा ले. और हम लोग की यहाँ पे आदत है, डिनर हम बहुत लेट करते हैं. कोशिश करें हमेशा डिनर को बहुत अर्ली करें, ब्रेकफास्ट को बहुत हैवी करें और डिनर बहुत लाइट ले. और वो कहते हैं ना, बादशाह की तरह ब्रेकफास्ट ले लीजिए और फकीर की तरह डिनर ले लीजिए, वैसा खाना खाइए और वेट खुद ब खुद कम हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे अब बात आती है, आपने काम करने की भी बात की, वो मैं डॉक्टर साहब के पास से जानना चाहूँगी. और आपने भी ये जिक्र किया, और ये तो कॉमन सी चीज़ है, अब हमें देखने को मिलती है हमारे घरों में भी, हमारे समाज में, बाहर जहाँ कहीं देखे वहाँ तो यही है कि एक प्रेग्नेंट लेडी का अक्सर ये रहता है कि नहीं जी, अब कंसीव हो गया, अब हुसोएवर जो कोई भी होगी तो कंसीव्ड है, मदर बनने वाली है, तो बिल्कुल उसको जैसे एक जगह से दूसरी जगह हिलना, वो बिल्कुल हिल नहीं पाती. एक तो ये रहता है, दूसरा उसको ये माइंड में चला जाता है कि नहीं, अगर मैं वो करूँ शायद अल्लाह बचाए, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो. तो डॉक्टर साहिबा, इस पे आप मुझे बताएं थोड़ा सा कि किस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए. बाकी हम ये कह सकते हैं कि उसको बैठे बैठे भी तो नहीं रहना है ना, आफ्टर ऑल वो एक मदर तो नो डाउट वो है ही है, बनने वाली है, लेकिन अपने आप को भी ठीक रखना है, बेबी को भी ठीक रखना है. तो मुझे लगता है कि शायद अगर वो 1-2 स्टेप्स वॉक भी करती है या कहीं इधर उधर भी जाती है, 1-2 स्टेप्स, मुझे लगता है प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन है. एग्जैक्टली, फिजियोलॉजिकल, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे बाकी, इसी तरह से अल्लाह ताला ने प्रेगनेंसी को एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन बनाया है. उसमें ये नहीं, इट इज़ नॉट अ डिजीज, प्रेग्नेंट लेडी इज़ नॉट अ डिजीज लेडी. तो उसको नॉर्मली बिहेव करना है. इट इज़ दैट कि उसको डाइट पे मतलब हमने जो भी बात की, डाइट के ऊपर उसको थोड़ा सा ध्यान देना है. बाकी जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, शी डजंट हैव टू स्टे इन वन प्लेस. वो अगर जॉब करती है, वो जॉब के लिए भी आराम से जाएगी. देयर आर कंडीशंस जहाँ पे उसको हम रेस्ट के लिए बोलेंगे, लेकिन हमने ये भी ओपीडी में देखा है, जब हमारे पेशेंट्स आते हैं, नहीं मुझे मतलब मैं के गई हूँ, अब मुझे वहाँ पे आराम मिलता है, ससुराल में आराम नहीं मिलता है. तो मतलब ये है कि वो उनके लिए खुद के लिए गलत होता है अगर वो एक ही जगह बैठेंगे, क्योंकि उनमें ये देखा गया है कि उनको एक तो ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इस लिहाज से भी मुझे लगता है प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि उनको अगर वो ओबीस हो गए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें तो, और ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, ये 3 चीज़ें जो उनको फिर मार देती हैं एंड में. तो ये सब चीज़ों से उनको बहुत ये रखना है. जब तक डॉक्टर ना बोले, सपोज हमारे पास बहुत कंडीशंस होती है जहाँ पे हम बोलेंगे पेशेंट को कि बेड से हिलना भी नहीं है, जब तक ऐसी कोई कंडीशन ना हो, तब तक मुझे लगता है पेशेंट को खुद ही डिसाइड नहीं करना चाहिए. दूसरा, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, वंस वी वर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़ में हमने ये ओपीडी में पेशेंट्स देखे हैं, दे कम टू द ओपीडी क्योंकि पेशेंट डायबिटिक है, वो इंसुलिन पे है या कोई मतलब कोई ओरल कोई ड्रग ले रहा है, तो ये आते हैं ओपीडी में, अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं, तो उनको सडनली चक्कर आ गया, तो वो गिर गए. तो हम पूछते हैं क्या लिया था सुबह को, हमने कुछ नहीं खाया बिकॉज हम डायबिटिक है. तो उनके लिए डाइट का बहुत ही ज़्यादा ये होना चाहिए. देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ काउंसलिंग फॉर द डाइट इन डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि उनको यही होता है कि मैं डायबिटिक हूँ, मुझे कुछ खाना नहीं है. वी हैव टू टेल देम कि उनको. सो हियर मुझे लगता है इट बिकम्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर. इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर, बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव सीन इन द ओपीडी, वंस अ पेशेंट कम्स टू मी, शी इज उसको वो गिर जाती है, उसको चक्कर आ जाते हैं खड़े, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो दूर से आते हैं ओपीडी के लिए. डॉक्टर साहब, मुझे बहुत ही, मैं ये कहूँगी कि तकलामी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी पहले ही, क्योंकि
टाइम जो है बिल्कुल हमारे पास अब नहीं है, थोड़ा सा वक्त हमारे पास बचा हुआ है जिसमें मैं चाहूँगी आप लोगों से मैसेज लेना। सबसे पहले अस्मा, आज के पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज होगी मेरी, जितना हो सकेगा उतना नेचुरल खाइए, प्रोसेसड नहीं खाइए, और जितना हो सकेगा उतना अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा, नट्स को ज़्यादा रखिए, जंक को अवॉइड कीजिए, फैटी को अवॉइड कीजिए, और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, चलिए माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब आपकी मैसेज? हाँ, जब भी प्रेग्नेंट हो बंदा तो उसको डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, डॉक्टर से पूछिए, उनसे मशवरा कीजिए उनको क्या करना, ये जर्नी ऑफ 9 मंथ्स किस तरह गुजारनी है। बाकी वो जो मिथ्स होते हैं घर में, दादी ने बोला, नानी ने बोला, वो सब उसके उन ऊपर सब थोड़ा चीज़ों सा को उससे छोड़ना थोड़ा सा है काम जी। करना चलिए, आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जो ये टॉपिक है, मुझे लगता है इस पे अगर हम चाहे तो बहुत बात कर सकते हैं। इट्स रियली अ वेरी, और ये आजकल का इशू, ये कंसर्न टॉपिक वैसे होना चाहिए आज की डेट में। तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर से आप दोनों को हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में बुलाएं और मज़ीद हम इस टॉपिक पे बात करें। तो फ़िलहाल हम अपने नाजरीन से यहाँ पे लेना चाहेंगे इजाज़त। तो चलिए नाजरीन, हमें दे इजाज़त, आप रहे खुदा के हवाले। खुदा हाफ़िज़ नासिर।